नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज हम आपको उस सीक्रेट भाषा के बारे में बताएंगे जो सिगरेट को हैश और वीड बताती है, माल शब्द के मायने बदल देती है और मुसीबत में फंसे सितारों को कई बार राहत की सांस देती है। दीपिका को बचाने वाले कोडवर्ड्स को पढ़ना आज जरूरी है। इसके बाद यह समझने की कोशिश करेंगे कि सुशांत पर एम्स की रिपोर्ट कहां अटकी हुई है। सुशांत की मौत को 106 दिन बीत गए। तीन जांच एजेंसियां इस केस को सुलझाने में जुटी हुई हैं। फिर भी सच अब तक बाहर क्यों नहीं आया? इस सवाल का जवाब अब तक क्यों नहीं मिला कि सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या? आज सुशांत केस की इस भूल भुलैया का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आज संस्कृत भाषा की बात होगी। योगी सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी प्रेस रिलीज जारी करने का फैसला लिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या प्रेस रिलीज जारी करने से संस्कृत को संजीवनी मिल जाएगी? आखिर भारत जैसे विशाल देश में जहां की जनसंख्या 135 करोड़ से भी अधिक है, वहां संस्कृत बोलने वाले 25,000 से भी कम क्यों हैं? आखिर भारत में संस्कृत भाषा को उचित सम्मान क्यों नहीं मिला? और भारत के बाहर विदेशों में संस्कृत को लेकर उत्साह क्यों बढ़ रहा है? आज हम संस्कृत वाली भारतीय संस्कृति का इंटरनेशनल विश्लेषण करेंगे। जब तक इस विश्लेषण का नंबर आता है तब तक आप ये सोचिए कि आप संस्कृत भाषा में कोई वाक्य बोल सकते हैं कि नहीं। एक खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत उस खुलासे से करते हैं जिसके तहत दीपिका ने अपने सीक्रेट कोड एनसीबी को बताए हैं। एनसीबी ने जब दीपिका और करिश्मा के बीच हुए ड्रग्स चैट को लेकर सवाल पूछे तो दीपिका ने अपने सीक्रेट कोड वर्ड एनसीबी के सामने रख दिए। यह दीपिका की सीक्रेट भाषा है जो सिगरेट को हैश और वीड बताती है और माल शब्द के मायने बदल देती है। हैरानी की बात यह है कि दीपिका और करिश्मा ने एकदम एक जैसी बात एनसीबी को कही। इस तरह दीपिका और करिश्मा ने यह मान लिया कि दोनों के बीच चैट हुई थी, लेकिन दोनों ने ही ड्रग्स लेने के तमाम आरोपों को किनारे लगा दिया, सारे आरोपों को खारिज कर दिया। मुसीबत के इस दौर में दीपिका को राहत की सांस देने वाले इन कोड वर्ड्स को हमने डिकोड किया। माल है क्या? पिछले कई दिनों से इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। एनसीबी को भी इसी सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि एनसीबी इस जवाब के आधार पर ही दीपिका को घेर सकती थी। शनिवार को जब दीपिका एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुई तो एनसीबी ने ठीक उसी लहजे में दीपिका से यह सवाल पूछ लिया जो उन्होंने 2017 के ड्रग्स चैट में लिखा था। माल है क्या? दीपिका ने इस सवाल का जवाब दिया। कहा, हाँ मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये माल वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। हम माल सिगरेट को कहते हैं। सिगरेट का हमारा कोड वर्ड है माल। एनसीबी ने दीपिका के चैट से ही जुड़ा दूसरा सवाल ताक दिया। फिर हैश क्या है? ये भी आपके चैट का हिस्सा है। दीपिका ने इसका भी जवाब दिया। कहा, माल हम सिगरेट को कहते हैं और हैश और वीड टाइप ऑफ सिगरेट को, यानी अलग अलग ब्रांड्स के सिगरेट को। एनसीबी इससे आगे बढ़कर फिर सवाल पूछती है कि हैश और वीड अलग अलग ब्रांड के सिगरेट कैसे हो सकते हैं? दीपिका ने जवाब दिया, हैश हम पतली सिगरेट को बोलते हैं और वीड मोटी सिगरेट को। हम सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो ड्रग्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पूरी पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने बयान से नहीं पलटी। वो बार बार इसी पर अड़ी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट ले रही थी और ये सिगरेट के अलग अलग कोड नेम थे। हालांकि एनसीबी की टीम ने अलग अलग सिगरेट के बारे में भी उनसे बड़ी बारीकी से पूछा, सिर्फ ये जानने के लिए कि वाकई ये सिगरेट और सिगरेट के टाइप्स के बारे में जो कह रही हैं वो कितना सच है। क्या ये अलग अलग सिगरेट को जानती हैं, उनके नाम पहचानती है? और इसके जरिए भी दीपिका पादुकोण से सच उगलवाने की कोशिश की गई। लेकिन करीब 3.5 घंटे तक जो पूछताछ हुई उसमें दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने इस बयान से पीछे नहीं पलटी कि ये ड्रग्स नहीं बल्कि सिगरेट की बात हो रही है। दीपिका ने अपने इस कोड वर्ड को सही ठहराने के लिए दलील दी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आपस में बातचीत के दौरान हम बहुत सारे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दीपिका ने कोड वर्ड को डिकोड करते हुए कहा, जैसे पनीर और दूसरा क्विकी एंड मैरिज। बकौल दीपिका, पनीर का इस्तेमाल वो उन लोगों के लिए करती हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं, जबकि क्विकी एंड मैरिज लॉन्ग एंड शॉर्ट रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विकी मतलब शॉर्ट रिलेशन, मैरिज मतलब लॉन्ग रिलेशन। दीपिका ने एनसीबी को दिए बयान में ड्रग्स लेने की बात से पूरी तरह इनकार किया। उन्होंने ड्रग्स को भी सिगरेट ही बताया। मजेदार बात यह है कि दूसरे कमरे में एनसीबी के सवालों का सामना कर रही करिश्मा के जवाब भी दीपिका से हूबहू मिल रहे थे। मसलन एनसीबी ने करिश्मा से पूछा, माल और हैश का मतलब क्या है? इसके जवाब में उसका जवाब और दीपिका का जवाब एकदम मिल गया।
इसके बाद एनसीबी ने इन दोनों के कोड का सच जानने का एक तरीका अपनाया। एनसीबी की एक टीम ने करिश्मा को कागज और कलम दिया और उसके सामने 2 सिगरेट रखी, एक मोटी और एक पतली, और फिर करिश्मा से कहा कि इन दोनों सिगरेट का नाम लिखो। करिश्मा ने पतली सिगरेट के लिए हैश लिखा और मोटी सिगरेट के लिए वीड। यही बात और यही कोड दीपिका पहले ही बता चुकी थी। दोनों के कोड एक थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसका एक ही मतलब है। दोनों पूरा होमवर्क करके आई थी। दोनों ने कोड और उसका मतलब भी अच्छी तरह समझ लिया था। यही वजह है कि दोनों के जो कोड थे वो एक ही तरह से डीकोड हो रहे थे। लेकिन अभी जांच की आंच बाकी है, क्योंकि एनसीबी ने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका, सारा और श्रद्धा का फोन रख लिया है। अब ये तीनों हीरोइनें कितना सच बोल रही हैं, कितना झूठ, इसका पर्दाफाश इनका मोबाइल फोन करेगा। सूत्रों की माने तो इनके फोन से ही ड्रग्स का गहरा राज खुलेगा। मोबाइल फोन का डेटा निकालकर सच्चाई जानने की कोशिश हो रही है। एनसीबी को दिया दीपिका पादुकोण के इस बयान का मतलब क्या है, तो आपको समझाऊं। दीपिका के खिलाफ एनसीबी के पास 2017 का ये ड्रग्स चैट है। इसके अलावा अभी तक कोई और सबूत उनके हाथ नहीं लगा। एनसीबी के सूत्रों का यह कहना है कि इस बयान के बाद अब वो जो आगे की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे वो खास तौर पर यही होगा कि इस ड्रग्स चैट और इसके जरिए वो लोग जो इसमें शामिल हों उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। फिर इसमें ड्रग पेडलर भी हो सकता है या दीपिका और करिश्मा के कुछ और जानने वाली भी हो सकते हैं। उनके जरिए कहीं अगर ये साबित हो गया कि इस पूरे मामले में न सिर्फ ड्रग्स ही की बात हो रही थी, ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात हो रही थी, ड्रग्स के इस्तेमाल की बात हो रही थी, तब आगे चलकर दीपिका पादुकोण से दोबारा एनसीबी की टीम पूछताछ कर सकती है। एनसीबी हर तरह से जांच कर रहा है और उन सुराग को खोजने की कोशिश में जुटा है। दीपिका के कोड वर्ड वाली थ्योरी की काट निकालने की कोशिश की जा रही। यही वजह है कि उनके फोन को फॉरेंसिक एंगल से खंगाला जा रहा है, क्योंकि अब एनसीबी उनके फोन को डीकोड करने वाली है। शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो दीपिका पादुकोण ने बताया किस किस शब्द का क्या क्या कोड नेम है। अब एनसीबी को यह पता करना है कि दीपिका पादुकोण का मतलब क्या है। वैसे दीपिका की सीक्रेट कोडवर्ड्स जो उन्होंने बता दिए, लेकिन सुशांत केस के सीक्रेट बाहर नहीं आ रहे। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत को अब 106 दिन बीत गए हैं। 3 जांच एजेंसियां इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। सीबीआई को जांच करते हुए 40 दिन हो गए, लेकिन अभी तक सच सामने नहीं आ सका है। अब सुशांत के परिवार वाले सीबीआई की पड़ताल की रफ्तार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि देर क्यों हो रही है, क्यों एम्स की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। इस बीच यह भी खबर है कि सुशांत की बहनों से अब पूछताछ होगी। सूत्रों के अनुसार रिया की एफआईआर पर सीबीआई इनसे पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 106 दिन बाद भी रहस्य कायम है। ईडी, सीबीआई, एनसीबी, 3 जांच एजेंसियां, लेकिन नतीजों का अभी भी इंतजार। सीबीआई पिछले करीब 40 दिन से मौत की तफ्तीश में जुटी है। 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। सुशांत के घर की पड़ताल, क्राइम सीन का रिक्रिएशन, फॉरेंसिक टीम की जांच। वो हर शख्स सीबीआई के रडार पर आया जिसका ताल्लुक कहीं न कहीं सुशांत या उसकी मौत से था। पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की जांच के बावजूद सबसे बड़े सवाल के जवाब का इंतजार जारी है, और वो ये कि सुशांत की मौत का सच क्या है, हत्या या खुदकुशी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई का जवाब न सीबीआई देगी, न ईडी और न ही एनसीबी, बल्कि इस सवाल का जवाब सामने आएगा दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स से। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एम्स ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की शुरुआती स्टडी कर ली है। शुरुआती नतीजा एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास है, लेकिन यह नतीजा कब सार्वजनिक होगा ये किसी को नहीं पता। सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई में अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिन भर अफसरों की मीटिंग से बाद मीटिंग्स होती रहीं। इस दौरान सीबीआई के अफसरों ने एम्स के डॉक्टर के पैनल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। दरअसल एम्स के डॉक्टर्स के पैनल को इस बात की रिपोर्ट देनी है कि सुशांत की मौत एक खुदकुशी थी या फिर कत्ल। सुशांत के परिवार ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाया है। उन्हें जांच में हो रही देरी अखरने लगी है। वो सीधे सीधे सीबीआई पर देरी का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि ड्रग्स कनेक्शन में फैशन परेड कराकर ध्यान बांटा जा रहा है, और ये फैशन परेड सिर्फ सुशांत की मौत की जांच को जानबूझकर
धीमा करने के लिए किया जा रहा है। जो दिशा जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन की, वो दिशा जरा घबराने वाली है परिवार के लिए, और ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आ रही है कि ये मामला जो है अंजाम तक जल्दी नहीं जा रहा है, और ये गंभीर बात कि सीबीआई सडनली शांत हो गई है और एनसीबी सडनली बहुत तेज हो गया है। देखिए, आज के दिन एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस एक परेड करा रही थी, उसी तरह से अब एनसीबी परेड करा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो परिवार का मुद्दा था, जो एक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मुद्दा था, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं एक ढिलाई समझ लीजिए, या उसको सही अंजाम पे नहीं ले जाने की एक एफर्ट कह लीजिए। बट ये जो है बड़ा एक गंभीर मामला हम लोग की तरफ से है, और हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। परिवार को अभी भी मर्डर का शक है। वो खुलकर इस केस को राजनीतिक चालबाजियों की बलि चढ़ जाने का आरोप भी लगाने से पीछे नहीं हट रहे। परिवार के वकील इस केस को हथियार बनाकर राजनीतिक सौदेबाजी की आशंका भी जाहिर कर चुके हैं। अगर महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई, तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। सीबीआई पर आरोपों के बीच ये खबर सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से भी सीबीआई पूछताछ करने का मन बना रही है। सूत्रों के हवाले से सुशांत सिंह राजपूत की चारों बहनें नीतू सिंह, मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और श्वेता सिंह कीर्ति से सीबीआई बातचीत करेगी। दरअसल रिया चक्रवर्ती एनसीबी के शिकंजे में आने से ठीक पहले सुशांत की बहन प्रियंका सिंह पर सुशांत के लिए फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनवाने का आरोप लगाया था, जिसके तहत उनकी बहन गैर कानूनी ढंग से दवाइयां सुशांत को दे रही थी। रिया की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीआई के पास चली गई। अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई उन्हीं आरोपों पर सुशांत की बहनों से पूछताछ करेगी। हालांकि आज तक से सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सीबीआई से किसी भी तरह का समन न मिलने की बात कही है, पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि सुशांत का परिवार सीबीआई को सच्चाई बताने के लिए जरूर जाएगा। इंक्वायरी का सवाल है तो एक रूटीन टाइप की इंक्वायरी है, क्योंकि अगर आपको किसी केस को क्लोज भी करना है तो कम से कम पूछताछ तो करनी होगी ना, जो लोग उसमें नेम्ड है उसमें क्या रोल है। मेरे हिसाब से तो इसमें ऑफेंस बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। 306 का या जो भी सेक्शन उन्होंने अपने मर्जी से डाल दिए हैं, पुलिस ने अपना मतलब जो रिया ने कहा सारे सेक्शन उन्होंने डाल दिए, तो इसमें से केस कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन उसका एक तरीका जो होता है उस तरीके से ही जाएगा ना मामला, तो इसलिए उस तरीके के लिए वो सीबीआई अपनी पूछताछ करेगी। और जहां तक पूछताछ पहले हो चुकी है, उस तरह की पूछताछ बहुत कुछ पहले हो भी चुकी है। कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन इस एफआईआर से रिलेटेड होंगे तो वो पूछेंगे हमारे उनसे, दोनों बहनों से। 40 दिनों से पड़ताल करने वाली सीबीआई ने तमाम आरोपों के बाद 2 लाइन का जवाब लिखा। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की पेशेवर तरीके से जांच कर रही है, जिसमें हर पहलू को देखा जा रहा है और किसी भी पहलू को नकारा नहीं गया है। मामले की जांच जारी है, यानी 106 दिन के बाद भी अभी इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि सुशांत की जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आखिर क्या हुआ। पर इतना साफ है कि एम्स की रिपोर्ट अब सबसे अहम कड़ी है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार करना होगा। मुंबई से मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुशांत की मौत की जांच से जो बात शुरू हुई थी वो धीरे धीरे ड्रग्स की तरफ चली गई। फिर बॉलीवुड के कई चमकते सितारे जमीन पर गिरे और एनसीबी के दफ्तर तक पहुंच गए। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच में एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा, इसकी तैयारी चल रही है। खबर है अगला नंबर करण जौहर का हो सकता है। करण जौहर के घर पर हुई पार्टी की जांच गहराई से हो सकती है। करण जौहर को समन भी किया जा सकता है। इसी बीच करण जौहर के पूर्व कर्मचारी क्षितिज प्रसाद ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगा दिए। क्षितिज का आरोप है कि एनसीबी तय करके टारगेट कर रही है, जबकि एनसीबी ने इन आरोपों को खारिज किया है। 33 सेकंड के इस वीडियो को जब करण जौहर देखते होंगे तो यही सोचते होंगे कि मत मारी गई जो इस पार्टी की रिकॉर्डिंग कर ली। ये भी सोचते होंगे कि चलो रिकॉर्डिंग भी कर ली तो सोशल मीडिया में क्यों डाल दिया। पर अब पछताने के सिवा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब लाख सफाई दें, लेकिन 33 सेकंड का ये वीडियो बॉलीवुड में बड़ा बवंडर मचाने वाला है। बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे, बड़े स्टार और हस्तियों की चढ़ी हुई आंखें ड्रग्स वाला शक पैदा कर रही हैं। शक है कि यहाँ नशा किया गया, और ऐसा आरोप है कि यह नशा शराब का नहीं बल्कि हार्ड ड्रग्स का था। आरोप लगे कि वीडियो में विक्की कौशल के पीछे एक सफेद पाउडर की लकीर जैसी कोई चीज दिख रही है। ठीक उसी तरह कैमरा पैन होने पर
आयान मुखर्जी अपना हाथ पीठ के पीछे ले जाते हुए दिखते हैं। पहली नजर में ये कुछ छिपाने की कोशिश नजर आती है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुके करण जौहर के उस तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो तो आपको याद ही होगा, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर समेत तमाम बॉलीवुड के सितारे थे। जी हां, अब उसी वीडियो पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपनी जांच शुरू करने जा रही है और जांच की आंच सबसे पहले आ रही है करण जौहर पर। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करण जौहर को संबंध कर सकती है। करण जौहर ने इस पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल को नकार दिया, कई बार सफाई दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनसीबी इस वीडियो को खंगाल रही है। अब तक जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि वीडियो में कोई कट नहीं है। उधर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में काम करने वाले पूर्व डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के वकील ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाया है। कोर्ट में पेशी के दौरान क्षितिज प्रसाद के वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि एनसीबी क्षितिज पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव बना रही है। कस्टडी में उनको परेशान किया जा रहा है। नाम लेने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी किया गया, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। क्षितिज के वकील सतीश मानी शिंदे का आरोप है कि एनसीबी क्षितिज को टॉर्चर कर रही है और उसे ब्लैकमेल कर रही है। इनका आरोप है कि एनसीबी चाहती है कि क्षितिज करण जौहर का नाम ले, लेकिन इस पूरे मामले में क्या वाकई क्षितिज के जरिए एनसीबी करण जौहर तक पहुंच पाएगी? आरोप सीधे थे और कोर्ट में लगाए गए थे। एनसीबी को सफाई देनी पड़ी। मुंबई में तैनात जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मोर्चा संभाला और आरोपों को खारिज कर दिया। We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely and they're also saying that those things seized were not ganja or cigarette butts. How do you see that, sir? Again, I'm repeating, we are a very professional agency. So आरोप गंभीर थे। ऐसे में एनसीबी के डीजे राकेश अस्थाना को भी सामने आकर ये कहना पड़ा कि कोई कार्रवाई टारगेट न लगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से मुंबई पहुंचे एनसीबी के डीजी ने वरिष्ठ वकील सतीश मान शिंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश मान शिंदे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के वकील हैं और उसी के साथ जो बॉलीवुड ड्रग्स का मामला सामने आ चुका है उसमें करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के बड़े अधिकारी रह चुके क्षितिज प्रसाद के भी वकील हैं। सतीश जी, कोर्ट में आपने कहा है कि एनसीबी कोर्ट में क्षितिज प्रसाद पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव डाल रही है, किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? देखिए, जब कल इनको प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उन्होंने बोला कि मुझे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने स्टेटमेंट करनी है, तो उसके आधार पे उसने स्टेटमेंट कर दी। 5-10 मिनट का स्टेटमेंट था। उसमें उसने जिक्र किया है कि उसको टॉर्चर किया गया और हैरास किया गया और ब्लैकमेल किया गया। इसकी वजह से उसको करण जौहर और उसके नाम लेने में दबाव आ रही थी, लेकिन उसने किसी का नाम लिया नहीं है। करण जौहर से एनसीबी को क्या दुश्मनी होगी? आप उनसे पूछिए, मुझे क्या पूछते हो? नहीं, तो दबाव डालते हुए, उनको टॉर्चर करते हुए कुछ तो कहा गया होगा ना कि क्यों नाम लो। इतने बड़े रसूखदार लोगों के पीछे क्यों पड़ना चाहेगा? चाहेगा? आप तो पहली बार तो क्रिमिनल केस कवर नहीं कर रहे हैं ना, पहले भी ऐसा हो चुका है। क्यों किया है उनको पूछिए, जो उस पे कर दिया उसने बोल दिया ना। सतीश मानशिंदे जी, आपने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा कि रिया ने अपने बयान में ड्रग्स लेने को लेकर किसी का नाम नहीं लिया है, अपने बयान में सिर्फ सुशांत के बारे में कहा है। एनसीबी ने जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर जांच शुरू किया, तो क्या आपके हिसाब से उसका कोई पुख्ता आधार नहीं है? देखिए, रिया चक्रवर्ती का मामला अलग है, क्षितिज का अलग है। अगर उस पर दबाव लाया गया है, सबको पता है कि क्यों लाया जा रहा है। अगर आप नहीं जानती हो तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा एनसीबी के केस से, आप जरूर लेना वहां पे। नहीं, जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पर तो एनसीबी को भी अभी जांच करना पड़ेगा। मेरी तो क्या दूर की, मैं नहीं लगा रहा हूं मैडम, ये तो क्षितिज ने कहा है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके स्टेटमेंट पे है, अपवाद मेरा नहीं। आपको लग रहा है कि ये ड्रग्स मामले की जो जांच हो रही है वो राजनीतिक जांच है?
राजनीति की वजह से हो रही है ये सारी चीजें? राजनीतिक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सही दिशा पे नहीं चल रहा है। स्मॉल क्वांटिटीज के बारे में 20 जनों को अरेस्ट करना आज तक मैंने देखा नहीं है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपने क्राइम रिपोर्ट बराबर कवर किया नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसे भी क्राइम रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं इतना तो ये समझती हूँ कि आज तक जितने लोगों को पकड़ा गया है, और बॉलीवुड में ड्रग्स का जो ओपन सीक्रेट है, जिस ओपन सीक्रेट की सब बात करते हैं, तो आज की तारीख, अभी तक तो इससे पहले सतीश मान सिंह शिंदे जी, देश ने यही देखा है कि छोटे छोटे पेडलर्स को पकड़ लिया जाता है, बड़े लोगों पर तो कभी हाथ ही नहीं डाला गया था। बिग फिश को आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है। अगर एनसीबी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, उसका जो कानून था और उसका जो स्पेशलिटी था, ये तो इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग और बॉर्डर टू बॉर्डर जो स्मगलिंग होते हैं उनको पकड़ने के लिए इनको बनाया गया है। लेकिन एनसीबी मैं पहली बार देख रहा हूं कि छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स को जो 10 या 20 ग्राम बेचते हैं उनको पकड़े जा रहे हैं। छोटी चोरी नहीं है, सीधा बोले पहले जाओ उसको पकड़ कर आओ जिसने डकैती डाली है, तब चोर पर हाथ डालना, इस तरह की चीजें कैसे हो? क्या बात कर रहे हैं आप सतीश जी? मैडम, अगर आपको पता नहीं है कि ड्रग एनसीबी का इस एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया गया है, तो आप प्रियम्बल प्लीज पढ़ लेना। इनका जो है इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के लिए बनाया गया है, इंटरनेशनल स्मगलिंग होता है उसके लिए बनाया गया है, जो बड़े ड्रग कार्टेल होते हैं उनको पकड़ने के लिए इनको बनाया गया है। लोकल पुलिस ड्रग पेडलर्स और उनको जरूर अरेस्ट करते हैं, वो उनका काम है। और अगर लोकल पुलिस ये अपना काम न करे तो एनसीबी अगर उनका काम कर दे तो ये गलत हो जाता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। इनको बनाया गया है कि बड़े बड़े जो अपराध करते हैं उनको पकड़ने के लिए। सर, मैं ड्रग्स मामले पर एक्सपर्ट नहीं हूं और होना भी नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस बात को कि दीपिका हो, जया साहा हो, ये सब कुछ हो। नहीं, मैं ड्रग्स पर जानकारी नहीं लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ देश से खत्म हो ये। मैं चाहती हूँ ये एक रोग है जो देश से खत्म होना चाहिए। मैं जानकारी नहीं हासिल करना चाहती हूँ। तो आप जानकारी से मैं आपसे पूछ रही हूँ। दीपिका हो, जया साहा हो, सबके व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स पर बातचीत होती दिख रही है। क्या इससे ये मानने का आधार नहीं कि एनसीबी जिन पर जांच कर रही है वो हैं कटघरे में? जो भी चैट्स है उनके आधार पर उनको करना होता, तो बॉलीवुड के इतने सितारे आके चले गए हैं, उनको उनके खिलाफ उन्होंने कुछ किया नहीं है। जो जांच चल रही है उससे भला नहीं होगा? जो लोग ड्रग्स लेते हो वो न ले, गायब हो जाए बॉलीवुड से ड्रग्स, ये अच्छा नहीं होगा? देखिए, जब 1989 और 2001 में इनका जो अमेंडमेंट किया गया एनडीपीएस एक्ट का, अगर वो ड्रग एडिक्ट है, ये कंज्यूमर है, उनको सजा कम देने की अमेंडमेंट की गई है। और जो लोग बार बार अपना ड्रग कार्टेल के साथ बेचना या खरीदना या कल्टीवेट करना या स्मगल करना उनको पकड़ा जाता है, उनके लिए सीवियर पनिशमेंट है। क्या क्षितिज प्रसाद कंज्यूमर हैं या फिर आप कह रहे हैं पूरी तरह निर्दोष? या उनके पास तो कुछ मिला नहीं है, वो कंज्यूम करता नहीं है, किसी को फंसाया जा रहा है। चूंकि सुशांत सिंह मामले में भी थोड़ा डेवलपमेंट था, जो अब उनके परिवार वालों को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, इसीलिए उस पर भी एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी अगर आप दे सकें तो। रिया को अभी तक बेल नहीं मिल पाई। चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है बॉम्बे पुलिस में कि सुशांत सिंह को गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देके उसको इलीगली ड्रग दिया जा रहा था, क्योंकि उसके बहन ने उसको प्रिस्क्रिप्शन ऐसी जगह से भेजी है जो डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत को कभी कंसल्ट किया था ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसने टेलीमेडिसिन करके उसको टेलीफोन पे कंसल्ट करके दिया है करके उसने दिखाया था, लेकिन एक्चुअली उसको जो फर्जी प्रिस्क्रिप्शन है उस पर दिखाया है कि उसको इन पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बताया गया है। तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है। मेरे ख्याल से उस पर जांच हो रही है और हो जाएगी।
पर सतीश जी, अभी तक रिया चक्रवर्ती को बेल क्यों नहीं मिल पाई है? जब भी सुनवाई होगी उस टाइम देखा जाएगा क्यों नहीं मिला। मैं बोल नहीं सकता हूँ। हर कोर्ट में अपने ढंग से अपने डायरी के हिसाब उसका हियरिंग हो जाता है। नहीं, पर इतने समय में आपके हिसाब से अगर बेकसूर हैं तो अभी तक कुछ इस तरह की सुनवाई में कुछ ऐसा निकल कर तो कोई बड़ी समय नहीं है। कल सुनवाई है, आप इतना जल्दी ना करना। थोड़े दिन में आपको पता चलेगा कि मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए देखते, बहुत शुक्रिया सतीश मानशिंदे जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो क्षितिज प्रसाद का जो केस है या फिर बॉलीवुड का जो समूचा केस है, उस पर सतीश मानशिंदे की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे कंज्यूमर हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कहता है कि इन छोटे छोटे केस को भी साफ करके पूरी तस्वीर को साफ करने की जरूरत है। बहरहाल, सुशांत केस और ड्रग्स मंडली की जांच से जुड़े खुलासों के बाद अब संस्कृत भाषा की बात करते हैं। संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, देव भाषा। आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक संस्कृत की बात क्यों शुरू हो गई। आज तो संस्कृत दिवस भी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके बाद संस्कृत भाषा को दिवस से बाहर निकालकर देखना पूरे देश के लिए जरूरी हो गया। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अब से योगी सरकार का सूचना विभाग 4 भाषाओं में सरकारी विज्ञप्तियां प्रकाशित करेगा। सरकार के कामकाज की जानकारियां हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अलावा संस्कृत में भी प्रकाशित की जाएंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। रविवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक की प्रेस विज्ञप्ति संस्कृत भाषा में जारी की गई। ये देखने सुनने में छोटा कदम लगता है, लेकिन इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए इस फैसले के परिणाम को समझने के लिए हम इसे संस्कृत भाषा के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लेंस से देखेंगे। आज हम संस्कृत भाषा के कल, आज और कल की बात करेंगे। महात्मा गांधी ने 20 मार्च 1927 के दिन हर भारतवासी को एक नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत का अध्ययन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अपने पूर्वजों को जानने के लिए उन्हें संस्कृत सीखनी चाहिए। इस कथन में संस्कृत भाषा को लेकर बापू के विचार झलकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब संस्कृत को गिने चुने लोग ही समझते हैं और कुछ हजार लोग ही बोलते हैं, तो इतना तामझाम करने की जरूरत ही क्या है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो संस्कृत भाषा के हित में योगी सरकार के फैसले पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपकी सोच बदल सकती है। भारत को अगर समझना है तो हमें संस्कृत को समझना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संस्कृत प्रेम कितना प्रगाढ़ है, इसका उल्लेख वो कई बार अपने मंचों से कर चुके हैं। और अब संस्कृत भाषा से उनका ये प्रेम उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्तियों में भी झलक रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति है जिसमें योगी सरकार की कोरोना पर हुई बैठक का ब्यौरा संस्कृत भाषा में प्रकाशित किया गया है। अब से यूपी सरकार की सभी विज्ञप्तियां ऐसे ही संस्कृत भाषा में भी जारी होंगी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की तरह। एक संस्कृत के अध्यापक के रूप में इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी कि सरकार संस्कृत को मान्यता दे रही है। लेकिन संस्कृत में यदि विज्ञप्ति दी जाएगी तो उसको समझने के लिए कार्यालयों में संस्कृतज्ञ जो कर्मचारी हैं उनको भी रखना होगा, जो प्रशिक्षित लोग हों। केवल यह खाना पूर्ति ही न रह जाए। यूपी सरकार के सूचना विभाग के 2 अधिकारियों को यह जिम्मा सौंपा गया है कि अब से सभी सरकारी विज्ञप्तियां संस्कृत में भी प्रकाशित हों। इसके लिए अलग से संस्कृत समझने वाले लोगों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वैसे संस्कृत में सरकारी विज्ञप्तियों की तैयारी पिछले वर्ष ही कर ली गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान भी कर चुके हैं। संस्कृत को भी हमें भारत को देख करके इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने में अपना योगदान देना चाहिए। दुनिया में ज्ञान विज्ञान की अनेक भाषाएं होंगी, लेकिन अगर किसी विज्ञान की सीमाओं को अतिक्रमण करके अध्यात्म की धरती पर प्रवेश करना है तो संस्कृत उसका एकमात्र माध्यम होगा। योगी सरकार संस्कृत भाषा को उचित सम्मान देने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 314 करोड़ 51 लाख रुपयों का प्रावधान है।
संस्कृत शिक्षा के लिए योगी सरकार ने 242 करोड़ रुपयों के साथ संस्कृत स्कूल और डिग्री कॉलेज के लिए 30 करोड़ रुपयों की सहायता राशि जारी की है। 21 करोड़ रुपए का प्रावधान काशी विद्यापीठ में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। 21 करोड़ 51 लाख रुपए का बजट वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए तय किया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में सांस्कृतिक माध्यमिक परिषद का गठन किया, जिसका ऐलान वर्ष 2001 में किया गया था। 17 वर्ष लगे और 17 वर्ष तब लगे जब मैंने स्वयं इसमें रुचि ली और मैं स्वयं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पूछा कि भाई इसका क्या हुआ है, तब वो फाइल कुछ आगे बढ़ पाई। कुछ लोगों को ये फैसला अटपटा लग सकता है। लोग कह सकते हैं कि संस्कृत में विज्ञप्तियां कौन पढ़ेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा पर बातें करना एक बात है और संस्कृत में बातचीत करना बिल्कुल दूसरी बात। संस्कृत अभी भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, लेकिन अब ये लुप्त होती भाषा के तहत आ चुकी है। 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 24,821 है। उत्तर प्रदेश में मात्र 3,062 लोगों ने अपनी मातृभाषा संस्कृत बनाई है, जिसमें 1697 पुरुष और 1365 महिलाएं हैं। 2001 के मुकाबले 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या में 57% की कमी आई है। हालांकि देश में ये संख्या बढ़ी है। दुनिया की महानतम भाषाओं में शामिल संस्कृत अपने ही देश में सिर्फ गर्व का विषय बनकर रह गई है। जानकार मानते हैं कि योगी सरकार की छोटी सी पहल संस्कृत को पुनर्जीवित करने में बड़ा कदम साबित हो सकती है। संस्कृत भाषा में ही भारतवर्ष का सारा ज्ञान निहित है। संस्कृत भाषा और इसकी संस्कृति में अक्षय ज्ञान भंडार है, जिससे पूरा का पूरा विश्व प्रभावित है। संस्कृत के बल पर ही भारतवर्ष गुरु के वरासन पर आसीन था। माना कि संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग अब ढूंढने पर भी नहीं मिलते। अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संस्कृत के सबसे जाने माने संस्थान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में साल 2017-2018 में मात्र 1,964 छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें से 1260 स्नातक, 689 परास्नातक और 15 पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ 63 विदेशी छात्र भी हैं। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने इस तरह का कदम कोई पहली बार नहीं उठाया है। पिछले वर्ष योगी सरकार ने राज्य के संस्कृत संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 2,000 से लेकर 6,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति का ऐलान किया था। यूपी के 1,175 संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 1 लाख छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। और अब संस्कृत को सरकारी विज्ञप्तियों की भाषा बनाकर योगी सरकार ने एक और कदम उठाया है। जानकार मानते हैं कि इससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार तो होगा ही, संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, जिसका इजहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते आए हैं। लोग कहते हैं संस्कृत में को रोजगार के साथ जोड़ो। ये भारत का ऋषि बहुत पहले जोड़ चुका है। मेरा ये मानना, संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भूखों नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता, बशर्ते वह अपनी बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से कर दे। आखिर एक संस्कृत का पुरोहित का कार्य करने वाला व्यक्ति जाता है, पुरोहित का काम करता है, लोग उनका पैर भी छूते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और सम्मान भी बढ़ाते हैं। संस्कृत भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के फैसले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार का फोकस उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति को पुराना गौरव प्रदान करना है। इसके तहत योगी सरकार ने पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया था, उसके बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या किया। कुछ ही दिन पहले योगी सरकार ने आगरा के
मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था और अब संस्कृत भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के फैसले को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस खबर को आप किसी राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, इसे आप संस्कृत भाषा को उसका खोया हुआ दर्जा वापस दिलवाने के एक प्रयास के रूप में समझिए। क्योंकि संस्कृत का नाम आते ही हमारे मन में गर्व का संचार तो होता है, लेकिन जब संस्कृत बोलने की बात आती है तो लोगों का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। जबकि संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम ही नहीं बल्कि सबसे शुद्ध भाषा भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात किस आधार पर कह रहे हैं, तो आपको इसका आधार भी बता देते हैं। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में हुई पहली जनगणना के समय देश में सिर्फ 555 लोगों की मातृभाषा संस्कृत थी। 1961 में यह संख्या 5 गुना बढ़कर 2554 हो गई। 1981 की जनगणना में 6100 से अधिक लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया। स्वतंत्रता के बाद भारत में संस्कृत को आम बोलचाल में प्रयोग करने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या वर्ष 1991 में दर्ज हुई थी। तब 49,736 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया था। उसके बाद 2001 की जनगणना में यह संख्या घटकर सिर्फ 14,135 रह गई। लेकिन फिर अगले 10 वर्ष में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 10,000 बढ़ी। 2011 में यह संख्या 24,821 थी। संस्कृत भाषा की इस हालत के लिए एक तर्क हमेशा दिया जाता है कि संस्कृत रोजगार की भाषा नहीं है। काफी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन इसके लिए भी हमारा समाज और हमारी सरकारें जिम्मेदार है। क्योंकि 1947 में हम भारत के लोग अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, अंग्रेजी से आजाद नहीं हो पाए। अंग्रेजी आज भी सरकारी कामकाज की भाषा है, संस्कृत नहीं। और इसी संस्कृति को बदलने की पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। लेकिन बात यहां किसी भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने भर की नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाने की है, जिसकी संस्कृत हकदार भी है। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल है, जिसे देववाणी या देवभाषा कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यह देवों द्वारा बोली जाती थी। भारत के सभी प्राचीन वैदिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। बौद्ध धर्म और जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। भारत की 20 से अधिक भाषाओं का मूल संस्कृत है, जिनमें हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। इसके अलावा जर्मन, लैटिन, रोमन, फारसी, नेपाली और सिंधी भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव है। लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा हिंदू धर्म में सिर्फ यज्ञ और पूजा की भाषा बनकर रह गई है। जबकि भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत में संस्कृत भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ये वो सच है जो लोगों को कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए संस्कृत की वापसी के लिए अभूतपूर्व प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में यह बताया है कि संस्कृत किस तरह भारत की आत्मा में रची बसी हुई है। दिनकर जी लिखते हैं, प्रत्येक प्राचीन जाति का संस्कार, उसकी आत्मा और उसके प्राण उसकी अपनी भाषा में बसते हैं। भारत की आत्मा और भारत के सूक्ष्म संस्कारों का निवास संस्कृत में है। संस्कृत इस देश में बसने वाले लोगों की सेवा और नहीं तो 3-4 हजार वर्ष से करती आई है। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत के घाट पर पानी पीकर जीती आई हैं और आज भी उनका उपजीव्य यही भाषा है। भारत की आधुनिक भाषाओं में नए शब्द बनाने की शक्ति समाप्त है। अब भारत की जो भी भाषा नया शब्द खोजती है, उसके सामने संस्कृत की ओर जाने के सिवा और कोई राह नहीं है। इसी संस्कृत पर आधारित होने के कारण भारत की सभी भाषाएं एक हैं, क्योंकि उनके शब्द एक हैं, उनकी तर्ज, भंगिमा और अदाएं एक हैं तथा वे एक ही सपने का आख्यान अलग अलग लिपियों में करती हैं। उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकलकर विकसित हुई हैं। ये भी परस्पर भिन्न है, किंतु संस्कृत ने हिंदी को एक खास ढंग से विकसित करके उत्तर भारत को एक ऐसी भाषा दे दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषा क्षेत्रों में समझ ली जाती है।
भारत की संस्कृति से संस्कृत भाषा को अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता। भारत में भले ही संस्कृत भाषा से लोग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन विदेश में संस्कृत भाषा कैसे लोगों की पसंदीदा भाषा बनती जा रही है, इसे भी आपको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की इस मुहिम से कई सालों पहले मैंने जब अपना ट्विटर का बायो बनाया तो उसमें संस्कृत का प्रयोग किया। हर एक भारतवासी एक छोटा सा प्रयास अपने हिसाब से कर सकता है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।